डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक है छोटी आंत्र या क्षुद्रांत में पाचन, उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो वीडियो अपन ने देखा डाइजेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन, उसके अंतर्गत हमने डाइजेशन इन बक्कल कैविटी एंड डाइजेशन इन स्टोमक का अध्ययन किया। और इससे आगे नेक्स्ट जो है अब डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत्र में पाचन, इसका अध्ययन करेंगे। तो छोटी आंत जो होती है वो लगभग 5 से 7 मीटर लंबी होती है, कुंडलित नलिका होती है जिसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम में पाचक रस जो है वो भोजन में मिलते हैं और ये पाचक रस जो है 2 होते हैं। एक होता है पित्त रस या वाइल जूस जो कि यकृत या लिवर से स्रावित होता है। दूसरा होता है अग्नाशी रस, पैनक्रियाटिक जूस जो कि अग्नाशय पैनक्रियास से स्रावित होता है। और इन दोनों रसों के द्वारा ही इस भाग में मुख्य रूप से पाचन किया जाता है। तो जैसे अपन ग्रहणी या ड्यूडेनम वाला भाग देखें तो इसमें जैसे इस प्रकार से जैसे ये जो है आप देख रहे हो, ये अमाशय है और अमाशय के बाद में ये वाला जो भाग है, ये यू आकार की जो ट्यूब अपन को दिखाई दे रही है, ये यू आकार की जो ट्यूब है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रथम भाग है जिसको क्या कहा जा रहा है, ड्यूडेनम या ग्रहणी कहा जाता है। और इस ड्यूडेनम या ग्रहणी में जैसे एक आपको स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रही है जिसको क्या कहा जा रहा है, लिवर या यकृत। और इस लिवर के द्वारा एक बाइल डक्ट निकलती है जो कि बाद में पैनक्रियास की डक्ट के साथ मिलकर कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है जो कि ड्यूडेनम में आकर के खुल जाती है। उसके द्वारा जो बाइल जूस है वो ग्रहणी में पहुंचता है और ये बाइल जूस जो है जो स्रावित किससे होगा, लिवर से होगा और इसको स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। ये जो आपको नीली सी जो संरचना दिखाई दे रही है ये गॉल ब्लैडर है। इसमें इस बाइल जूस को स्टोर किया जाता है जहाँ से समय समय पर इसको ग्रहणी में पहुँचाया जाता है। दूसरी तरफ ये जो पत्तीनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है अग्नाशय, पैनक्रियाज। और इस पैनक्रियाज के द्वारा पैनक्रियाटिक जूस अग्नाशयी रस का स्राव किया जाता है। और इस प्रकार से ये अग्नाशयी रस जो कि किससे स्रावित होगा, इस अग्नाशय से, और पित्त रस जो कि किससे स्रावित होगा, लिवर से। ये दोनों रस ड्यूडेनम में आते हैं और भोजन के पाचन में क्या ये मदद करते हैं। और इसमें जैसे देखें तो जो पित्त रस है उस पित्त रस के अंदर मुख्य रूप से जो चीज़ें पाई जाती हैं उसमें एक तो पित्त लवण होते हैं, पित्त वर्णक होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, कार्बनिक लवण होते हैं। और इसमें भी जो सबसे प्रमुख है वो पित्त लवण है, क्योंकि पित्त वर्णक जो होते हैं जैसे बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन है ये उत्सर्गी पदार्थ होते हैं, इनका पाचन में कोई योगदान नहीं होता है। पित्त लवण जो होते हैं जो सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट होते हैं, और ये जो पित्त लवण होते हैं ये वसा का पायसीकरण कर देते हैं, वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, जिससे क्या है कि उन पर लाइपेज की जो क्रिया है जो कि फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है उसकी क्रिया क्या हो सके, आसानी से हो सके। इसी प्रकार से जैसे अग्नाशी रस है तो अग्नाशी रस में अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि कुछ उनका संक्षिप्त जो विवरण है वो इस प्रकार से है। जैसे ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो है ये ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में सीक्रेट होता है जो कि इसकी अक्रिय अवस्था होती है और फिर इसको एंटेरोकाइनेज एंजाइम द्वारा क्रियाशील ट्रिप्सिन में बदल लिया जाता है। और ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन की जो मध्यस्थ अवस्थाएं होती हैं जैसे मेटाप्रोटीन्स है, पेप्टोन्स है, प्रोटियोजेज है, उस पर क्रिया करता है और इनको पॉलीपेप्टाइड एंड डाइपेप्टाइड में तोड़ देता है। अर्थात यह एंडोपेप्टाइडेज की तरह क्या कार्य करता है।
नेक्स्ट जो एंजाइम है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन एंजाइम काइमोट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में सीक्रेट होता है, जो कि इसकी अक्रिय अवस्था होती है, और इसको फिर ट्रिप्सिन की उपस्थिति में काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और काइमोट्रिप्सिन जो है ये ट्रिप्सिन की तरह ही कार्य करता है, अर्थात प्रोटीन की जो मध्यस्थ अवस्था है उनको पॉलीपेप्टाइड एंड डाइपेप्टाइड में तोड़ देता है। इसके साथ साथ यह गैस्ट्रिक रेनिन की तरह भी कार्य करता है। जैसे गैस्ट्रिक रेनिन जो है मिल्क को कर्ड में चेंज करता था, उसी प्रकार से ये भी मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। नेक्स्ट एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है, तो उसके कारण क्या होगा कि जो पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड है उनके जब पेप्टाइड बॉन्ड टूटेंगे तो उनसे क्या अमीनो जो एसिड्स हैं वो क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे। मतलब ये एक एक्सोपेप्टाइडेज की तरह क्या कार्य करेगा। नेक्स्ट एंजाइम जो है अमीनोपेप्टाइडेज। अमीनोपेप्टाइडेज भी एक एक्सोपेप्टाइडेज की तरह कार्य करता है, और ये कार्बोक्सो जो पेप्टाइडेज है उसकी तरह ही कार्य करेगा, जो कि अमीनो एसिड्स को फ्री करेगा, अर्थात जो मतलब पॉलीपेप्टाइड है, डाइपेप्टाइड है, उसके पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, जिससे अमीनो अम्ल क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। इसके अलावा इनके अलावा और जो एंजाइम है जैसे इलास्टेज है, तो इलास्टेज जो है ये जैसे लार के अंदर जो स्टार्च का पूर्ण पाचन नहीं हो पाता है, उस स्टार्च को जो कि क्या होती है, पॉलीसेकेराइड होती है, उसको ये किस में तोड़ देगा, माल्टोज में तोड़ देगा, जो कि क्या होती है, डाइसेकेराइड होती है। इसी प्रकार एमाइलेज भी स्टार्च या ग्लाइकोजन पर काम करता है, और ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को किस में तोड़ देता है, स्टार्च या ग्लाइकोजन को ये तोड़ देगा किस में, माल्टोज में। नेक्स्ट जो है लाइपेज। लाइपेज जो है ये फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है, और ये वसा को किस में तोड़ देगा, ये वसा को तोड़ देगा बसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, मोनो एंड डाई ग्लिसराइड्स में। इसी प्रकार से आगे चलें, जैसे माल्टोज जो है, माल्टेज, ये माल्टोज जो डाइसेकेराइड होती है उस पर कार्य करता है, और माल्टोज जो शर्करा है उस डाइसेकेराइड शर्करा को किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज यूनिट्स में तोड़ देगा, जो कि क्या होती है, मोनोसेकेराइड शुगर होती है। इसी प्रकार से आगे चलें, जैसे सुक्रेज है, तो सुक्रेज जो है ये सुक्रोज डाइसेकेराइड पर काम करेगा, और सुक्रोज जो डाइसेकेराइड है उसको किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं उसमें तोड़ देगा। इसी प्रकार से आगे चलें, जैसे लैक्टेज है, लैक्टेज जो है ये लैक्टोज जो शुगर है उस लैक्टोज शुगर पर काम करेगा, और लैक्टोज शुगर को ये किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड यूनिट्स में तोड़ देगा। नेक्स्ट जो है न्यूक्लियस, ये आरएनएस और डीएनएस एंजाइम होता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है। डीएनए और आरएनए का ये डाइजेशन करते हैं, अर्थात डीएनए और आरएनए को ये किस में तोड़ देंगे, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देंगे। तो इस प्रकार से बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा गृहिणी में भोजन के अधिकांश भाग का पाचन हो जाता है, तथा जो कायम होता है वो और पतला हो जाता है। अब इसे क्या कायल कहा जाता है, और ये कायल छोटी आंत्र के मुख्य भाग में प्रवेश करता है, जहां आंत्रिय रस या सक्कस एंटेरिकस के द्वारा इसका पुनः पाचन होता है। और इस आंत्रिय रस या सक्कस एंटेरिकस का जो श्रावण है, ये छोटी आंत्र की जो अंदर की सतह होती है उस पर दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक होती है ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि मुख्यतः ड्यूडेनम वाले भाग में पाई जाती हैं, और दूसरी होती हैं आंतरिक ग्रंथियां, क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुइन। इनका जो स्राव होता है ये इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस का निर्माण करता है, और इस आंतरिक रस में कई एंजाइम होते हैं जिनके द्वारा क्या है जो है भोजन का पाचन होगा, जिसमें जो मुख्य एंजाइम हैं जैसे इरिप्सिन है। तो इरिप्सिन जो है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, और ये जो प्रोटीन की जैसे पॉलीपेप्टाइड है, ट्राईपेप्टाइड है या डाईपेप्टाइड है, उनको तोड़ेगा, और उनको तोड़ करके लास्ट में जा कर के ये उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट जो है माल्टेज।
माल्टोज शुगर पे काम करता है जो कि डाइसैकेराइड होती है, और माल्टोज को शुगर को किस में तोड़ देगा, ये ग्लूकोज जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स है उसमें तोड़ देगा। नेक्स्ट जो है लैक्टेज, ये लैक्टोज डाइसैकेराइड शुगर पे काम करेगा, और लैक्टोज जो डाइसैकेराइड शुगर है उसको ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड जो यूनिट्स हैं शुगर की उसमें तोड़ देगा। इसी प्रकार से जैसे लाइपेज है, लाइपेज जैसे अपन ने पहले भी देखा है फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और ये फैट्स को तोड़ देता है फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में एंड मोनो एंड डाई ग्लिसराइड्स में। एंड नेक्स्ट जो आगे चलें जैसे न्यूक्लियस है तो आरएनएज, डीएनएज है, और ये न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेंगे, उनको न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देंगे, और लास्ट में जाकर के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो फिर जैसे उसमें भी फिर आगे और एंजाइम्स होते हैं जैसे फॉस्फेटेज है, फॉस्फेटेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ देगा न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड में। फिर आगे जाकर के जो न्यूक्लियोसाइड है वो न्यूक्लियोसाइडेज, जो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम है उसके द्वारा तोड़ दिया जाएगा किसमें, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेसिस में। तो इस प्रकार से न्यूक्लिक एसिड का क्या होगा, डाइजेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत्र में भोजन के संपूर्ण अवयव जो है, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हों या फैट्स हों या प्रोटीन्स हों, इनका संपूर्ण पाचन हो जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, वो जो सिंपल जो यूनिट्स हैं उसकी मोनोसैकेराइड्स उसमें टूट जाते हैं। प्रोटीन्स जो है उसकी जो यूनिट्स होती है अमीनो एसिड्स उसमें टूट जाते हैं, और फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स में टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से जो पाचन की प्रक्रिया है उसमें जो लार्ज फूड मटेरियल है वो स्मॉल और सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये अवशोषण योग्य हो जाते हैं। ये जो सिंपल यूनिट्स जो बनती है ये क्या होती है, अवशोषण योग्य होती हैं, जिनका आगे जा कर के नेक्स्ट जो वीडियो अपन देखेंगे जिसमें भोजन का अवशोषण करके पढ़ेंगे, तो वहाँ पर क्या है कि ये जो डाइजेशन के फलस्वरूप जो सिंपल फूड मटेरियल बना है इसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कैसे किया जाता है, उसका अवशोषण कैसे किया जाता है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में उसकी स्टडी करेंगे। अब इसके बाद जैसे आगे बात की जाए कि बड़ी आंत्र में, तो बड़ी आंत्र में कोई भी पाचक एंजाइम स्रावित नहीं होता है, अर्थात भोजन का जो रासायनिक पाचन है वो छोटी आंत्र तक ही पूर्ण हो जाता है। अतः छोटी आंत्र में होने वाली पाचन क्रिया यहाँ क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और शेष जो अपचित पदार्थ है वो अर्ध ठोस मल के रूप में गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे इजेशन और डिफेसिशन कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो देखते रहें। थैंक्स।